बेटियों के लिए उसके पिता सबसे बड़े हीरो होते हैं। एक बेटी सबसे अच्छे इंसान को जब भी देखती है अपने पिता के रूप में देखती है। कहा जाता है कि एक बेटी अपने पिता को सबसे बड़ा हीरो मानती है। उससे लगता है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे सर्वशक्तिमान में से एक हैं। जिस चीज को वो मांगती है वो उसे ला कर दिया जाता है। जिस चीज की उसे इच्छा होती है वो चीज उसे दे दी जाती है। लेकिन आप सोच कर देखें कि एक पिता एक बेटी की जिंदगी तबाह कर दे तो वो बेटी अपने पिता को हीरो कहेगी या कुछ और। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक बेटी अपनी पूरी दिल की बात यानी अपना दर्द जब अपनी माँ को 6 वर्षों बाद बताती है तो उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ इस बात से शर्मसार हो जाती है कि ऐसे इंसान से आखिर उसने शादी क्यों की, और अगर शादी की भी थी तो शायद उसे संतान पैदा करनी ही नहीं चाहिए थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक जगह लगती है ललितपुर। वहां पर एक 17 वर्षीय एक बेटी होती है। अपनी माँ के साथ थाने में पहुंचती है। थाने में जाकर 2 पन्नों का 2 पेज का एक FIR लिख करके मुकदमा दर्ज कराती है और वो तहरीर जा करके इंस्पेक्टर को सौंप दी जाती है। इंस्पेक्टर सिर्फ उस तहरीर को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। इस वजह से वो एक बहाना बनाते हैं और उस जगह से दूर जाते हैं और जा कर के जी भर के रो कर आते हैं और वहीं से ही अपने एक SP को फोन लगाते हैं। फोन लगा करके मामला बताया जाता है और बता करके कहा जाता है कि सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस बेटी के लिए आखिर क्या करूं, आप आए और आकर इस केस को सुलझाएं। SP साहब भी बिल्कुल रुक नहीं पाते। जैसे ही सुनते हैं तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और थाने आकर के वो उस तहरीर को नहीं देखते। जो पेज लिखा हुआ था उस पर उनकी नजर नहीं जाती। वो सीधा उस बच्ची की तरफ देखते हैं, उस बेटी की तरफ देखते हैं और बेटी से कहते हैं कि बेटी, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनकर गुनहगारों के बारे में जानना चाहता हूँ। अब वो जो बच्ची है जिसकी उम्र अब 17 वर्ष है वो बताना शुरू करती है कि सर, मेरी उम्र उस वक्त रही होगी 11 वर्ष। मैं कक्षा 6 की छात्रा थी। मैं स्कूल से पढ़ करके जब घर वापस आई तो जो मेरे पिता हैं वो मोबाइल में एक वीडियो देख रहे थे। मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले कि बेटा, आप बड़ी हो रही हैं, सुंदर दिखने लगी हैं, आपके शरीर के अंगों का विकास होने लगा है, आपके बाल बढ़ने लगे हैं, आपके होठ खूबसूरत हो गए हैं, आप देखने में अत्यंत खूबसूरत दिखाई देने लगी हैं। बच्ची थी, बच्ची ने सोचा पिता तारीफ कर रहे हैं तो बच्ची भी हंसकर बैठ गई। फिर पिता कहना शुरू करते हैं कि आप अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं और धीरे धीरे आने वाले वक्त में आप बेहद खूबसूरत हो जाएंगी। बच्ची फिर खुश होती है। अंत में पिता कहते हैं कि देखो, मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस फिल्म को तुम भी देखो। 11 वर्षीय बच्ची है, कक्षा 6 की छात्रा है, उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। जैसे ही मोबाइल दिया जाता है, बच्ची मोबाइल देख करके 2 पल के लिए उस मोबाइल को देख पाती है और फटाक से उस मोबाइल को वापस से पटक देती है। उसके अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे वो बच्ची नहीं देख पाती। और होना भी था। एक सभ्य समाज, एक अच्छे घर की बेटियां, एक अच्छे घर की पत्नी, एक अच्छे घर की बहुएं जो भी होती, वो ऐसी वीडियो को बिल्कुल नहीं देख सकती थी। दरअसल जो उसके पिता थे वो एक बेकार वीडियो जिसमें अनैतिकता थी, जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, जिसे हम बेकार फिल्मों के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसी एक गंदी वीडियो अपनी ही सगी बेटी को दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे देखो। बच्ची नहीं देख पाती क्योंकि उसमें एक औरत और एक आदमी आपस में गलत संबंध बना रहे थे, अनैतिकता को वो दर्शा रहे थे।
अब जो बच्ची है वो नहीं देखती और वो बोलती है कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसी गंदी वीडियो नहीं देख सकती। अब जो पिता हैं वो उसे डांटते हैं, लड़ते हैं और तमाचा जड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम इस वीडियो को देखो। बच्ची मजबूरी में आकर आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और बच्ची उस वीडियो को देखती रहती है। उसके पिता बोलते हैं कि ये जीवन की सच्चाई है, हर मर्द और औरत की ये एक सच्चाई है और तुम्हें इस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीजें सिखाऊं। इतना बोलकर उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है और बच्चे से उस फिल्म को जबरदस्ती दिखाया जाता है। बच्चे उस मूवी को देख लेती है। देखने के बाद अब 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। वहीं एक दिन उसके जो पिता हैं महेशपुरा के पास कुछ खेत होते हैं, वहां पर अपनी बच्ची को घुमाने ले जाते हैं और ले जा करके कहते हैं कि क्या बिटिया, तुम मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहती हो? अपनी पत्नी को भी उन्होंने कहा कि बेटी अब बड़ी हो रही है, धीरे धीरे से कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। वो उसके लिए एक नई सी ड्रेस खरीद के लाते हैं। ड्रेस बच्ची को पहनाई जाती है, पहना करके उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है और उन खेतों की तरफ उसके पिता उसे लेकर के चले जाते हैं। वहां ले जा करके जो उसके पिता हैं उस बच्ची के साथ, उस मासूम 11 वर्षीय बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। पहला ये वाकया था जब बच्ची को इस घिनौनी हरकत का हिस्सा बनना पड़ा। अब बच्ची रोती है, चीखती है, पापा मुझे दर्द हो रहा है, पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, पापा ये सब सही नहीं है। बच्ची रोती है तो बच्ची को मुंह दबा करके रोक दिया जाता है और कहा जाता है अगर इस बात की जानकारी तुमने अपने घर पर किसी को दी तो तुम्हारी माँ को जान से मार दिया जाएगा। बच्ची बेहद डर जाती है, डर करके रोने लगती है। अब बच्ची अपनी माँ से बेहद प्रेम किया करती थी और जब वो घर आती है तो क्या देखती है, जो उसकी माँ है बेहोशी की हालत में लेटी हुई है। उसे देख करके जो बच्ची है वो और ज्यादा डर जाती है। पता नहीं मेरी माँ को आखिर क्या हो गया। पिता फिर डराते हैं कि देखा, अभी तो ये सिर्फ मैंने कहा है, अगर तुमने ये किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को जान से मार दिया जाएगा। वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। अब उसके पिता उसे स्कूल लेने पहुंच जाते हैं। अब स्कूल लेने जैसे ही जाते हैं, स्कूल में ला करके जब वो विद्यालय से घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उस बच्ची को गोलगप्पे खिलाए जाते हैं और गोलगप्पे में एक नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। नशीला पदार्थ मिला करके उस बच्ची को घर नहीं लाया जाता बल्कि एक होटल ले जाया जाता है। होटल में ले जाकर अब बच्ची को कोई होश नहीं है, बच्ची किसी भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है। बच्ची अब होटल में आ जाती है। अब यहाँ पर एक नया शख्स होता है, वो भी उसके साथ वही दरिंदगी करता है। बच्ची जब होश में आती है तो उसके जूते स्कूल के कहीं होते हैं, बैग कहीं होता है, कपड़े कहीं होते हैं। बच्ची चीख करके कहती है कि पापा मैं यहाँ कैसे आई और मेरे साथ आखिर क्या हुआ है। पिता कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, इन चीजों की अब तुम आदत डाल लो, यही तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारे साथ आमतौर पर होता रहेगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी माँ को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। अब बच्ची घर आ जाती है, दर्द से तड़प रही है, ठीक से चल नहीं पा रही, उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन माँ को फिर देखती है तो माँ बेहोशी की हालत में है। अब बच्ची के अंदर वो डर समा जाता है। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है लेकिन पिता की हैवानियत खत्म नहीं होती। अब उसे स्कूल से लाया जाता था, ला करके किसी होटल में पहुंचाया जाता था, किसी अलग इंसान के सामने उसे परोस दिया जाता था। बच्ची अब एक सामान और खिलौने की तरह इस्तेमाल की जा रही थी और इस्तेमाल करवाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उस ही बच्ची का सगा पिता था। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है। बच्ची 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 वर्ष की होने को आ जाती है लेकिन उसके साथ दरिंदगी खत्म नहीं होती। वो दिमाग से
पूरी तरह से अपने आप को ऐसा समझने लगती है कि वो एक कठपुतली बन चुकी है, जैसा कहा जाता है सिर्फ उसे वैसा ही करना है। लेकिन माँ की जिंदगी के खातिर वो बिल्कुल चुप रहती है। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके साथ ये हैवानियत कम होने की जगह अब उसे बाहर के लोगों में भी परोसा जाने लगा। अभी तक तो उसकी इज्जत घर में तार-तार की जा रही थी। अब जो नेता थे, रसूखदार थे, जमींदार थे, ऐसे लोगों के सामने उस बच्ची को परोसा जाने लगा। उसे एक महज़ खिलौना बना दिया गया। सभी लोग उसके साथ कुकृत्य करते और ये सारा घिनौना कृत्य करवाने वाला कोई और नहीं, उसका सगा पिता था। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है। माँ अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी देखती है। वो देखती है कि मेरी हंसती खिलखिलाती बच्ची अचानक से शांत कैसे हो गई। बच्ची से पूछा जाता है, लेकिन बच्ची के अंदर एक डर बैठा हुआ है अपनी माँ को खोने का। बच्ची माँ को नहीं बताती, बच्ची अपने बड़े भाई को बताती है। जैसे ही भाई को ये बात पता चलती है, भाई उसकी मदद नहीं करता, भाई उसके साथ वही कुकृत्य करता है। फिर जो लड़की है, बच्ची है, बेटी अपने ताऊ को बताती है, ताऊ भी उसके साथ वही घिनौना कुकृत्य करते हैं। बच्ची फिर एक बार हिम्मत जुटाती है और अपने 3 चाचाओं को बताती है, लेकिन तीनों चाचा भी उसके साथ वही घिनौना कुकृत्य करते हैं। बच्ची अब टूट चुकी थी, बच्ची के अंदर हिम्मत नहीं बची थी। ऐसे ही करते करते बच्ची 17 वर्ष की हो जाती है, यानी मतलब उसके साथ ये घिनौना कार्य होते हुए 6 वर्ष बीत चुके थे। 6 वर्ष बाद आखिर माँ परेशान हो जाती है। माँ उसे बिठाती है, पुचकारती है, हाथ फेरती है और उसे माँ की कसम देती है, अपने दूध का वास्ता देती है। जिस तरह से उसकी बच्ची टूट सकती थी, उस तरह से उसे तोड़ा जाता है और आखिर बच्ची टूट जाती है। टूटने के बाद बच्ची अपनी माँ को अपना हर एक वाकया बताती है कि कब वो जब 11 साल की थी तब उसे पहली बार ऐसी फिल्म दिखाई गई, फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, पहले पिता ने किया, फिर सब लोगों ने किया, ऐसे ऐसे करके रोज उसे परोसा जा रहा था। ये सिलसिला जारी है और आज भी जारी है और उसे धमकी उसकी माँ की मौत की दी जाती है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। चलते चलते अब जो इंस्पेक्टर के साथ एसपी हैं, उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। अब जब तहरीर की तरफ देखा जाता है तो उसमें 28 लोगों की नामजद रिपोर्ट होती है, जिसमें 3 अज्ञात थे। बाकी जो 25 लोग थे उनमें से उसके माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ और जाने माने गांव के ही लोग थे, जो सब लोग उन्हें जानते थे। ऐसे लोगों के 28 लोगों की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। 13 अक्टूबर को बच्ची की कोर्ट में पेशी की जाती है। वहां पर उसके बयान लिए जाते हैं। जब बच्ची को घर भेजा जाता है तो उसके साथ एक पुलिस फोर्स भेजी जाती है, ताकि वो दरिंदा पिता और उसके घर में रहने वाले दरिंदे लोग उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना कर दें। जब बच्ची को वहां पहुंचाया जाता है, धीरे धीरे ये किस्सा सुलझने लगता है। जब कोर्ट में ये केस पहुंचता है तो एक और हैवानियत सामने आती है। उसी के घर में उसका एक छोटा भाई होता है, जिसकी उम्र महज 5 से 6 वर्ष रही होगी। वो बताता है कि पिता उसे जबरदस्ती अपने साथ सुलाते हैं और उसके साथ वही गंदा कार्य करते हैं और उससे मारने की धमकी देते हैं। अब बच्ची का मेडिकल जांच कराई जाती है और अब बच्चे की भी मेडिकल जांच के लिए कोर्ट आदेश दे देता है। जब ये सारा घटनाक्रम लोगों के सामने आता है तो लोगों का रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। लेकिन उस माँ ने जब हिम्मत दिखाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बच्ची शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा टूटकर बिखर चुकी थी। रिश्तों से विश्वास उठ गया था, यहाँ तक कि वो मर्द जाति से भी नफरत करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मैंने आखिर जन्म क्यों लिया। माँ भी रो रो कर बुरा हाल था। माँ भी सोच रही थी कि ऐसे आदमी से शादी नहीं होनी चाहिए थी और अगर हो गई तो मुझे संतान ही पैदा नहीं करनी चाहिए थी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि कभी भी ऐसी घटनाएं घट रही हो तो आप
अनदेखा ना करें, किसी डर से, किसी भय से आप चुप्पी ना साधें। अपने बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों को समझने की कोशिश करें। जितना हो सके जागरूक रहें और आवाज़ उठाएं। हो सकता है आपकी पहली आवाज़ में ही आप उस चीज़ से छुटकारा पा जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।